हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल ट्यूटर मेडिको एमसीक्यू। सो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सिजिला के बारे में। इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं साल्मोनेला, जिसमें हमने फर्स्ट वन बात की थी साल्मोनेला की। सेकंड वन हमने वहाँ पे पढ़ा था लैब डायग्नोसिस ऑफ साल्मोनेला एंड थर्ड वन हमने बात की थी एमसीक्यू रिलेटेड विद साल्मोनेला। सो हमारा साल्मोनेला का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आज बात करेंगे सिजिला की। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे कि टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं जो हमें कवर करने हैं। ओके, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट वन यहाँ पे है मॉर्फोलॉजी। हम बात करेंगे सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ सिजिला। सेकंड वन में हम बात करेंगे कल्चर। हमने पेशेंट का सैंपल लिया, हमें कल्चर में कौन कौन से कल्चर में ग्रो कराना है। ओके, थर्ड वन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेजिस्टेंस एंड फोर्थ वन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। फिफ्थ वन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिजिला एंड सिक्स वन इज टॉक्सिन्स एंड सेवंथ एंड लास्ट वन इज पैथोजेनेसिस ऑफ सिजिला। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो आप लोगों के लिए। इसमें हम लोग सिजिला का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है मॉर्फोलॉजी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ये क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं। तो बेसिलाई किन्हें कहते हैं? जो बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बेसिलाई। एंड जो राउंड शेप होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? कोकाई। ओके, तो सिजिला क्या होता है? बेसिलाई होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बेसिलाई है। एंड ग्राम नेगेटिव क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि ग्राम नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राम स्टेनिंग होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी डिफरेंशिएट द बैक्टीरिया। सो क्या होता है कि हम लोग बैक्टीरिया को क्या देते हैं? कलर देते हैं। और सो वहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया आपका पर्पल वायलेट कलर लेगा उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड जो वहाँ पे पिंक कलर लेता है उसे हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो जो आपकी ग्राम स्टेनिंग होती है उसको डिस्कवर किसने किया था? सो वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम। ओके, क्रिश्चियन ग्राम ने आपका ग्राम स्टेनिंग को डिस्कवर किया था। तो क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। फर्स्ट लाइन क्लियर होगी आप लोगों को। सेकंड लाइन यहाँ पे लिखी है नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। नॉन मोटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर फॉर्मेशन नहीं करेंगे आपका। और स्पोर फॉर्मेशन होता कब है? जब न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड कंडीशन होती है, यानी कि जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बैक्टीरिया को, तो वो क्या करता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है अपनी आउटर कवरिंग में। सो एंड नॉन कैप्सुलेटेड। कैप्सूल क्या होती है? रिजिड लेयर होती है बैक्टीरिया को जो आउटर इवेंट से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो सेकंड लाइन नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। तो हमारी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कल्चर के बारे में। मैंने यहाँ पे कल्चर को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट वन मैंने यहाँ पे लिखा है कल्चर के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती हैं एंड ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया। एंड सेकंड वन मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्टिव कल्चर मीडिया के बारे में। सो फर्स्ट वन हम लोग बात कर लेते हैं कल्चर के लिए कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए होती हैं। यहाँ पर दिया गया है एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रो करते हैं। मैंने फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रो करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे अगर आपका ऑब्लिगेट आ गया, ऑब्लिगेट का मतलब वो स्ट्रिक्ट कंडीशन में ही ग्रो करेगा, यानी कि ऑब्लिगेट एनारोब है अगर तो वो एनारोबिक कंडीशन में ही ग्रो करेगा, एरोबिक में नहीं करेगा। और अगर ऑब्लिगेट एरोब है तो वो केवल एरोबिक कंडीशन में ही ग्रो करेगा। ओके, फर्स्ट लाइन क्लियर। सेकंड लाइन इज ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच इज 7.4। क्या होता है कि ये नॉर्मली आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। सो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और आपकी इंटेस्टाइन में ये आप इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। सो इंटेस्टाइन के जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं उनका पीएच कितना होता है? स्लाइटली एल्कलाइन, ऑलमोस्ट 7.4। ओके, तो यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूँ मैं आप लोगों को, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए टेम्परेचर और आपका पीएच ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ओके, इतना वेरिएबल नहीं होता। आप सभी बैक्टीरिया के लिए 37 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच इज स्लाइटली एल्कलाइन लिख सकते हैं। ओके, थर्ड वन यहाँ पे लाइन दी गई है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। ये क्या करते हैं? लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते हैं। सो अगर लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे तो आपका जो इंडिकेटर मीडिया होता है कौन सा होता है? मैकोंकी अगार। मैकोंकी अगार में क्या होता है? अगर ये लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे तो एक कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे तो कोई भी कलर का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो अब यहाँ पे फर्मेंट तो लैक्टोज को कर नहीं रहे, तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? कलरलेस कॉलोनीज देगा। क्यों? क्योंकि लैक्टोज फर्मेंटेशन हो ही नहीं रहा। ओके, तो प्रोड्यूस कलरलेस कॉलोनीज ऑन मैकोंकी अगार। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कलरलेस कॉलोनीज दिखाई गई है मैकोंकी अगार में। यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड की थी। एंड नेक्स्ट लाइन दी गई है सिजिला सोनियाई इज द ओनली सीरोटाइप विच फर्मेंट लैक्टोज। सो ये आपका एक्सेप्शन है, इसका एक सीरोटाइप होता है सिजिला सोनियाई। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। सिजिला सोनियाई केवल ऐसा सीरोटाइप है सिजिला का जो क्या करता है? लैक्टोज को फर्मेंट करता है। ओके, नोट करते रहिएगा आप लोग पॉइंट। और नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं सिलेक्टिव मीडिया। सो सिलेक्टिव मीडिया कौन से यूज किया जाते हैं? डीऑक्सीकोलेट अगार, एक्सएलडी अगार। सो एक्सएलडी मैंने फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिखी, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे एक्सएलडी अगार की फुल फॉर्म। ओके, यहाँ पर कट हो गया। एंड थर्ड वन इज साल्मोनेला सिजिला अगार एंड फोर्थ वन इज हेक्टोन एंटेरिक अगार। सो ये सारे जितने भी अगार यहाँ पे दिए गए हैं ये एज अ सिलेक्टिव मीडिया यूज किए जाते हैं। एंड अगर हम बात करें लिक्विड मीडिया की तो लिक्विड मीडिया को क्या कहा जाता है? एनरिचमेंट मीडिया। सो लिक्विड मीडिया में कौन कौन से मीडिया यूज किए जाते हैं? आपका सेलेनाइड, एफ ब्रोथ एंड ग्राम नेगेटिव ब्रोथ। ओके, तो ये आपके कौन से मीडिया हो गए? लिक्विड मीडिया। नेक्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में। तो क्या करते हैं? किल्ड एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड 1% फिनॉल फॉर इन 30 मिनट। क्या करेगा? जो आपका 56 डिग्री टेम्परेचर होगा उस पर 1 आवर के लिए अगर हम इसको रख देते हैं तो वहाँ पे किल हो जाता है। एंड जो आपका 1% फिनॉल में 30 मिनट्स में ये डेड हो जाता है। ओके, किल हो जाता है। एंड सेकंड वन पॉइंट दिया गया है रिमेन इन आइस एंड वाटर फॉर 1 to 6 मंथ। जो आपकी आइस होती है और जो आपका वाटर होता है उसमें कब तक सर्वाइव कर सकता है? 1 to 6 मंथ तक। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पैथोजेनिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन आर फाउंड, ओ एंटीजन एंड के एंटीजन।
एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, के एंटीजन कवर द ओ एंटीजन। ये आपको कोई बैक्टीरिया है, ये आपका ओ एंटीजन, ये आपका के एंटीजन। ओके, तो क्या करता है, के एंटीजन ओ एंटीजन को कवर कर देता है। और मान के चलिए हम लोग लैब में टेस्ट लगा रहे हैं और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ओ एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी ओ एंटीबॉडी है, लेकिन हमने ऐड की, ओके, ये हमने एंटीबॉडी ऐड की, लेकिन जो बैक्टीरिया के आउटर सर्फेस में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, के एंटीजन। तो ये क्या करेगा, के एंटीजन ओ एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर देगा और एग्लूटिनेशन कॉज करेगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है रिजल्ट में, क्योंकि हमें तो लगेगा कि जो एग्लूटिनेशन हुआ है वो आपका ओ एंटीजन के कारण हुआ है, लेकिन वहाँ पर होता क्या है, जो आपका के एंटीजन है वो क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है वो एग्लूटिनेशन में। सो यहाँ पर ये लाइन दोबारा लिखी गई है, इट इंटरफेयर्स इन वो एग्लूटिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे स्लाइड देख लेते हैं, टॉक्सिन्स। सो मेनली 3 टाइप्स के टॉक्सिन्स होते हैं। इट प्रोड्यूस मेनली 3 टाइप ऑफ टॉक्सिन्स। नंबर 1 एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, वीरोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एंडो मींस इनसाइड टॉक्सिन्स। तो क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया के इनसाइड में टॉक्सिन प्रेजेंट होगा और वो रिलीज कब होगा, जब आपकी बैक्टीरिया की ऑटोलिसिस होगी या बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। मान के चलिए कोई बैक्टीरिया के अंदर आपका एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है, तो रिलीज कब होगा, जब कोई बैक्टीरिया की ऑटोलिसिस हो जाएगी या आपको बैक्टीरिया यहाँ ऑटोलिसिस हुई इसकी, तो ये क्या होगा, आपके सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएगा। तो एंडोटॉक्सिन कब रिलीज होगा, बैक्टीरिया की ऑटोलिसिस के बाद और या जब बैक्टीरिया आपका डेड हो जाएगा। सेकंड वन हम लोग बात करें यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन्स के बारे में। तो जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे मैं कट कर दूंगा अभी। एक्सोटॉक्सिन को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, एंटेरोटॉक्सिन एंड न्यूरोटॉक्सिन। ओके, एंटेरोटॉक्सिन एंड न्यूरोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एंटेरोटॉक्सिन एंड न्यूरोटॉक्सिन। सो न्यूरोटॉक्सिन क्या करेगा, आपका पॉलीन्यूराइटिस कॉज करेगा। सो न्यूरो का मतलब नर्व्स, टॉक्सिन का मतलब नर्व्स के लिए टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आपकी पॉलीन्यूराइटिस कॉज करेगा। पॉलीन्यूराइटिस में होता क्या, बेसिकली जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूराइटिस। और डैमेज किसके कारण होती है, न्यूरोटॉक्सिन के कारण, जो किसका एक टाइप है, एक्सोटॉक्सिन का। ओके, सेकंड वन फ्लूइड अक्यूमुलेशन। जो आपके इंटेस्टाइन में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है वो किसके कारण होता है, एंटेरोटॉक्सिन के कारण। एंटेरोटॉक्सिन क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन की वॉल से बाइंड होगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, आपको क्या होगा, डिसेंट्री और डायरिया कॉज होगा। ओके, एंड थर्ड वन यहाँ पर दिया गया है वीरोटॉक्सिन। तो वीरोटॉक्सिन भी क्या होता है, एक टाइप का, ये भी एक्सोटॉक्सिन है। ओके, ये भी क्या होता है, एक टाइप का एक्सोटॉक्सिन है, लेकिन बस ये क्या करता है, जो एक्सोटॉक्सिन होता है ये क्या करता है, वीरो सेल्स को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, वीरोटॉक्सिन। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर वीरो सेल्स की, तो वीरो सेल्स क्या होती है, तो वो क्या की जाती है, जो आपका अफ्रीकन मंकी होता है उसकी किडनी से बनाई जाती है वीरो सेल्स। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। सो जो आपकी वीरो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, जो आपका अफ्रीकन मंकी होगा उसकी किडनी से बनाई जाती है वीरो सेल्स, उनको कौन अफेक्ट कर रहा है, एक्सोटॉक्सिन। सो इसीलिए इस एक्सोटॉक्सिन को क्या कहते हैं हम, वीरोटॉक्सिन्स। ओके, जो आपका वीरोटॉक्सिन होता है वो फर्दर उसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जो आपका वीरोटॉक्सिन होगा उसको फर्दर 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, सब यूनिट 1 और ए और सब यूनिट बी। सो अब सब यूनिट ए एंड बी में तो डिवाइड किया गया, मैंने आपको बताया था वीरोटॉक्सिन क्या है, एक टाइप का एक्सोटॉक्सिन है। सो जो सब यूनिट ए होगी उसके पास भी टॉक्सिन होगा एंड जो सब यूनिट बी होगी उसके पास भी टॉक्सिन होगा। सो आप क्या करती है, जो सब यूनिट बी होगी ना आपकी, वो क्या करेगी, आपके जो सब यूनिट बी के पास साइटोटॉक्सिन होगा उसको आपकी इंटेस्टिनल सेल से बाइंड करेगी। ओके, और अब जो आपका सब यूनिट ए होता है उसके पास जो टॉक्सिन होता है वो क्या करता है, आपकी सेल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। अगर आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा तो आपकी जो सेल्स में एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन होती है, अगर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा तो एंजाइम्स एब्सेंट रहेंगे। तो अगर एंजाइम एब्सेंट रहेंगे आपकी सेल्स में तो क्या होगा, आपकी तो सेल का जो एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव मटेरियल है वो डिग्रेड नहीं हो पाएगा और आपकी सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी एक टाइम बाद। ओके, तो क्या था वीरोटॉक्सिन, वीरोटॉक्सिन इसलिए कहते हैं, ये टाइप का एक्सोटॉक्सिन होता है, बस ये वीरो सेल्स को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वीरोटॉक्सिन। इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी। सो वही सब यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, टॉक्सिन हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी पैथोजेनेसिस। सो पैथोजेनेसिस में क्या होता है हमारा, ये सेकंड स्लाइड खुल गई थी। पैथोजेनेसिस क्या होती है, ओके, जो आपका सिजिला होता है वो क्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है, ये कॉजेज बेसिलरी डिसेंट्री। सो बेसिलरी का मतलब बेसिलाई है, इसलिए बेसिलरी कह रहे हैं। ओके, क्योंकि डिसेंट्री कौन कॉज कर रहा है, बेसिलाई कॉज कर रहा है, इसलिए क्या कह रहे हैं हम, बेसिलरी डिसेंट्री। अब डिसेंट्री क्या होती है, ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन चिपकाई हुई है। डिसेंट्री इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। डिसेंट्री क्या है, एक आपका इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है दैट कॉजेज डायरिया, जो क्या कॉज करता है, आपका डायरिया कॉज करता है। अब डायरिया क्या होता है, डायरिया क्या होता है, आपका वाटरी स्टूल, यानी कि जो आपका स्टूल है उसमें लिक्विड अमाउंट ज़्यादा आएगा। सो डिसेंट्री इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, ओके, दैट कॉजेज डायरिया कंटेनिंग ब्लड। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, आपको डायरिया तो होगा ही, उसके साथ में आपकी क्या होगा, जो आपका फीसिस होगा उसमें ब्लड भी प्रेजेंट रहेगा। ओके, ब्लड और म्यूकस, स्टमक क्रैम्प्स, नोजिया, वोमिटिंग एंड फीवर, ये सारे इसके सिम्टम्स दिए गए। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो ये आपके सिजिला तो कॉज कर ही रहा है डिसेंट्री, लेकिन ये पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी कॉज हो सकता है। ओके, ऑफन ड्यू टू पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन। ओके, आपकी जो पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, जहाँ सफाई नहीं हो रही है, आपका कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है या कंटामिनेटेड फूड, वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज करता है। ओके, और सेकंड वन यहाँ पर लाइन दी गई है नीचे, यहाँ पर देखिए आपको, इंक्यूबेशन पीरियड वेरीज बिटवीन 1 to 7 डेज, यानी कि जब आपका सिजिला आपकी बॉडी में एंटर किया और उसके बाद जब उसने इन्फेक्शन कॉज किया, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। सो वो इंक्यूबेशन पीरियड कब कितना होता है, 1 to 7 डेज, यानी कि आपका वो इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 डेज भी हो सकता है और आपका 7 डेज भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड कम कब होगा आपका, जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, एंड इंक्यूबेशन पीरियड आपका ज़्यादा कब होगा, जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। ओके, यानी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अगर आपकी, तो आपका इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। ओके, उस टाइम पर आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा ग्रोथ होने में। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट वन लाइन क्या दी है, स्प्रेड
थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो आपका कंटामिनेटेड फूड होता है, वाटर होता है, उससे फैलता है। जहाँ पर वाटर का प्रॉपर हाइजीन नहीं होता और सैनिटेशन नहीं होता खाने का, वहाँ पे ये स्प्रेड होता है मेनली। क्रोनिक कैरियर आर इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट। कैरियर का मतलब कि जो आपका ये सीजेला है, इसको फेसिस में रिलीज करते हैं पेशेंट। ओके, होता क्या है कि जब भी किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद जब हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद क्या होता है कि जो आपका इन्फेक्शन होता है उससे तो पेशेंट आपका रिकवर हो जाता है, लेकिन जो उसकी फेसिस होती है ना, उसमें आपका सीजेला कंटिन्यूसली रिलीज होते रहता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है क्रोनिक कैरियर, यानी कि कौन से पेशेंट ऐसे रहेंगे जिनमें आपका फेसिस में सीजेला रिलीज हो रहा है। तो वो कौन से पेशेंट होते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट, यानी कि जिनमें इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। उनमें क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म तक आपका फेसिस में रिलीज होते रहता है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है एड्स। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इन्फेक्शन, अब यहाँ पे क्या किया मैंने कि आपका जो इन्फेक्शन होता है उसको सीक्वेंस से बताया गया है कि आपकी जब बॉडी में एंटर करेगा उसके बाद आपके इंटेस्टाइन में कैसे एंटर कर रहा है और कैसे आपके इंटेस्टाइन में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है एंड डायरिया कैसे कॉज हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट वन लाइन यहाँ पे लिखी गई है, इन्फेक्शन इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ टर्मिनल इलियम एंड कोलोन। जो आपका इलियम है, ये क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम अपर पार्ट, जिजेनम मिडिल पार्ट एंड इलियम लोअर पार्ट। ओके, सो ये आपको क्या करेगा, इलियम में इन्फेक्शन कॉज करेगा। एंड कोलोन, कोलोन क्या होता है? जब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है उस पार्ट को कौन सा कहते हैं? कोलोन कहते हैं। तो ये इन्फेक्शन मेनली कहाँ पर कॉज कर रहा है? लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनिट्रेशन। अब आपको आपके बॉडी में बैक्टीरिया एंटर किया, सीजेला आपकी बॉडी में एंटर हुआ। ओके, कंटामिनेट फूड एंड वाटर के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में पहुंचा और इंटेस्टाइन में भी मेनली कहाँ पर पहुंचाई? लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? इलियम, एंड अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं कोलोन। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर किया एंड आपके कोलोन में पहुंच गया। ओके, अब वहाँ पर क्या होता है? ये पेनिट्रेशन कैसे करेगा आपकी सेल्स के अंदर? जो आपकी इंटेस्टाइनल सेल्स होती है उसमें पेनिट्रेट कैसे करता है? इसके थ्रू करता है विरुलेंस मार्कर एंटीजन। ये क्या होती है? एक टाइप की प्रोटीन होती है इस बैक्टीरिया के पास, जो क्या करती है? हेल्प करती है बैक्टीरिया को पेनिट्रेशन करने में, यानी कि एंटर करने में आपकी इंटेस्टाइनल सेल के अंदर। ओके, अब जैसे इसने आपकी इंटेस्टाइनल सेल्स में एंट्री की, वहाँ पे क्या करेगा? ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, ग्रो होगा। ओके, और क्या करता है? डिस्टल पार्ट ऑफ कोलोन आर मेनली अफेक्टेड। और मेनली कहाँ कर रहा है? कोलोन में कर रहा है और लोअर पार्ट ऑफ कोलोन में। देन दे स्प्रेड टू इनटू एडजेसेंट सेल। अब यहाँ पे आपके बॉडी में बैक्टीरिया गया, विरुलेंस मार्कर एंटीजन के थ्रू इसने एंट्री की आपके इंटेस्टाइनल सेल्स में। उसके बाद कहाँ जाएगा? ये आपकी जो इंटेस्टाइनल सेल्स होगी उसके एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट सेल्स का मतलब होता है कि उसकी जो बेस होती है, यानी कि अभी तक तो ये आपकी इंटेस्टाइन में एंट्री कर चुका था, बस कहाँ पर प्रेजेंट था? आपकी इपिथेलियम में। इपिथेलियम क्या होती है? अपर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ये आपकी इपिथेलियम है। अभी यहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। ओके, अभी क्या कर रहा है? ये इसकी एडजेसेंट साइड है, यानी कि जो आपकी डीप लेयर होती है इपिथेलियम के बाद, उसे क्या कहते हैं? लेमिना प्रोप्रिया। जो आपकी लेमिना प्रोप्रिया, ये क्या होती है? लेमिना प्रोप्रिया का लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिथेलियम। जो आपकी एपिथेलियम होगी उसके नीचे लेमिना प्रोप्रिया होगी, वहाँ आप क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन के बाद वहाँ एंटर करेगा। ओके, अब बैक्टीरिया आपके एडजेसेंट साइड पर एंटर कर चुका है। ओके, अब क्या होगा? अब बैक्टीरिया वहाँ तो एंटर कर चुका है, लेकिन वहाँ से कहाँ रिलीज होगा? आपके इंटेस्टाइन में रिलीज होगा। अब जैसे जैसे ये रिलीज होगा आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होगा और नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ होता है। ओके, एक तो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है जिसकी वजह से आपका फ्लूइड आ रहा है, कंटिन्यूसली वाटरी स्टूल हो रहा है आपको, और सेकंड वन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस यानी सेल डेथ हो रही है। अगर आपकी सेल डेथ होगी और वहाँ पे उस पर क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल्स आर सेलेक्ट आउट आफ्टर नेक्रोसिस। सेलेक्ट आउट का मतलब होता है यहाँ पे वॉश आउट। ओके, नेक्रोटिक सेल्स जितनी होती हैं, जितनी सेल्स आपकी डेथ हो रही है इंटेस्टाइन में, वो क्या करती है? वहाँ से रिमूवल हो जाता है उनका, किसके थ्रू? फिसिस के थ्रू। और इसके कारण क्या होगा? अगर आपकी सेल्स वहाँ से डैमेज हो रही है, रिलीज हो रही है, तो वहाँ से क्या आएगा? ब्लड आएगा। सो ब्लड आएगा तो आपका जो फिसिस होगा वो कैसा होगा? ब्लडी फिसी होगा या ब्लडी स्टूल होगा आपको। ओके, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिजेलोसिस। ओके, जो ये कंडीशन होती है, कंडीशन को क्या कहा जाता है? सिजेलोसिस कहा जाता है। और ये जो सिजेला होता है ये ऑल्सो क्या कॉज करता है? हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। बैक्टीरिया आया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में, एंटर किया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी कहाँ? इलियम और कोलोन में। वहाँ पे क्या करेगा? ये पेनिट्रेट करता है इसके थ्रू, विरुलेंस मार्कर एंटीजेंस के थ्रू पेनिट्रेट करेगा। अपर लेयर यानी कि आपकी एपिथेलियम में पेनिट्रेट कर चुका है, आप ग्रोथ करेगा। उसके बाद क्या करता है? आपके डीप लेयर में जाएगा, एडजेसेंट साइड कहते हैं जहाँ, उन्हें क्या कहते हैं? उन सेल्स के लेयर को लेमिना प्रोप्रिया। अब वहाँ ग्रोथ करेगा, वहाँ से क्या करेगा? कंटिन्यूसली आपके इंटेस्टाइन में रिलीज होगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और क्या करेगा? नेक्रोसिस। वही नेक्रोटिक सेल्स आपके स्टूल में आएंगे जिसकी वजह से आपको ब्लडी डायरिया होगा। इसी को क्या कहते हैं? डिसेंट्री कहते हैं। और जो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सिजेलोसिस। ओके, ये था हमारा ऑल अबाउट सीला के बारे में। So thanks for watching.